फाइनेंशियल लिटरेसी को लेकर सीएनबीसी आवाज की खास पेशकश पहला कदम में आपका स्वागत है। टीवी पर इस क्लासरूम में हम आपको अभी तक बजट बनाने के बारे में और फाइनेंशियल गोल्स के बारे में बता चुके हैं। आज हम आपको इस पहले टर्म के तीसरे चैप्टर को समझाएंगे। बैंक अकाउंट कैसे खोलते हैं, किन किन चीजों की जरूरत होती है, किस किस तरह के अकाउंट होते हैं, कौन सा बैंक चुने, कितने अकाउंट होने चाहिए, इन सब की जानकारी आज हम आपके साथ बांटेंगे। मेरे साथ हैं सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी। और प्रदीप, और ये बैंक अकाउंट खोलने का जो प्रोसेस है, ये हम शुरुआत यहाँ से इसलिए भी कर रहे हैं कि बेहद अहम है। और मुझे याद है जब मैं पहली बार बैंक अकाउंट खुलवाने गया था और पहली बार बैंक की ब्रांच में गया था, शायद आज से 30-35 साल पहले की बात होगी, लेकिन उस समय बड़ा डर लगता था कि कैसे अकाउंट खुलेगा। मुझे अच्छे से याद है कि पहली बार जब चेक लिखा तो 2-3 बार चेक में गलती की गई थी, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि किस तरह से अकाउंट खुलवाना है, किस तरह से चेक बुक लिखनी है। पहली बार एटीएम मशीन में गए तो बड़ा टाइम लगा, कौन सा बटन दबाना है, कौन सा नहीं दबाना है। इंटरनेट बैंकिंग की जब आप शुरुआत करते हैं तो बड़ा डर लगता है, लेकिन एक बार जब हम ये समझ जाते हैं पूरी प्रोसेस क्या है तो फिर काम बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि दरअसल जो बैंक का अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म होता है वो फिर भी काफी कॉम्प्लेक्स होता है और उसमें आपको किसी की मदद लेने की जरूरत पड़ती ही है। और ऐसी स्थिति में जो पूरा ये प्रधानमंत्री जनधन योजना का जो एक प्रेशर आया या उसकी वजह से बैंकों ने काम करवाया, वरना आप देखिए तो बैंक में अगर आप जाएं किसी खासतौर पे सरकारी बैंक में तो बहुत अगर कोऑपरेटिव एम्प्लॉय ना हो सामने तो आप वो फॉर्म भर नहीं सकते। बहुत मुश्किल काम है, बिल्कुल। और जिस तरह से डिटेल्स मांगी जाती है, लोगों को थोड़ा सा हिचकिचाहट रहती है कि मैं सही डिटेल्स दे रहा हूं या नहीं। तो आज हम यही कोशिश करते हैं कि हमारे जो दर्शक है उनका बैंक अकाउंट हम किस तरह से खुलवाएं। तो बैंक अकाउंट मेनली 2 तरह के हैं, सेविंग बैंक और करंट अकाउंट। सेविंग बैंक अकाउंट जो आम लोगों के लिए है और करंट अकाउंट खासतौर से बिजनेसमैन के लिए। बिल्कुल, तो सेविंग बैंक अकाउंट और करंट अकाउंट के बीच में ये एक बड़ा फासला है, एक फर्क है। लेकिन क्या सेविंग बैंक अकाउंट एक बिजनेसमैन अगर खोले और उसके थ्रू बिजनेस करना चाहे तो उसको कोई प्रॉब्लम होगी, या करंट अकाउंट अगर हम आप खोलें तो क्या उससे हमें कोई प्रॉब्लम होगी? दिक्कत ये है कि सेविंग बैंक अकाउंट में आपके हर दिन आप कितने मैक्सिमम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं उस पर एक लिमिट होती है। जनरली 5 ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। तो अगर आप एक खाली आपको नॉर्मल बैंकिंग करनी है, कभी कभार बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करना है, तो फिर सेविंग बैंक अकाउंट ठीक है। लेकिन अगर आपको बिजनेस के लेन देन के लिए हर रोज 3-4 बार जाना है बैंक में पैसा जमा करवाने या काफी चेक इशू करने हैं, बैंक को बहुत एक्टिवली आपको ट्रैक करना है या फिर उसमें कामकाज करना है, तो फिर करंट अकाउंट मेरे ख्याल से ठीक है। दोनों के अपने फायदे नुकसान भी हैं, लेकिन सेविंग बैंक डेफिनेटली यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि सेविंग बैंक पे ब्याज मिलता है, करंट अकाउंट में नहीं। तो अगर आपको ब्याज चाहिए, और वो तो 4% ही है, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं, कुछ बैंक जरूर ज्यादा देते हैं। हाँ, और उसमें भी एक बात खास जो है प्रदीप, वो ये कि कुछ बैंक ये कहते हैं कि अगर आप थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा रखें, 1 लाख रुपए या प्लस, अगर उतना आप बैलेंस मेंटेन रखें तो हम आपको 5 या 6% भी ब्याज देंगे। लेकिन अच्छी बात है कि अब ब्याज कितना कौन सा बैंक सेविंग बैंक अकाउंट पर दे वो आरबीआई ने फ्री कर दिया है। तो इसलिए ये फायदे की बात है डिपॉजिटर्स के लिए, बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए कि उन्हें ब्याज मिलता है। दूसरी एक और बात यह कि जो कुछ भी ब्याज सेविंग बैंक अकाउंट पर या किसी भी बैंक अकाउंट की डिपॉजिट पर मिलता है उसमें 10,000 रुपए तक टैक्स में छूट भी है। तो अगर आप सालाना 10,000 रुपए ब्याज के तौर पर कमाई कर भी रहे तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ये दूसरा फायदा है। तो आप अगर सेविंग बैंक अकाउंट खोलना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि आप पता करें कि कौन सा बैंक क्या इंटरेस्ट दे रहा है, और उसके बाद आप तय करें कि हो सकता है कोई बैंक आपको ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा हो, लेकिन एक ही इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि मिनिमम बैलेंस वहां पे कितना मांगा जाता है वो रखने के लिए आपको तैयार होना। तो सेविंग बैंक अकाउंट में ये एक बात तो आपने कही जो बेहद अहम है कि मिनिमम बैलेंस कितना रखा जाए, क्योंकि कई सारे पीएसयू बैंक, सरकारी बैंक जो है वो कहते हैं 500,000 रुपए भी आप रखेंगे तो चलेगा। कई सारे जीरो बैलेंस वाले अकाउंट भी होते हैं कि बैलेंस की जरूरत ही नहीं, जैसे कि जनधन योजना, लेकिन फिर भी रख रहे हैं लोग, अलग अच्छी बात है। लेकिन प्राइवेट बैंक्स में जब आप जाते हैं तो जनरली वहां पर यह सावधानी रखनी बेहद जरूरी है, क्योंकि 5,000 से लेकर 10,000, 25,000 तक के अलग अलग मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट, आप कितनी सुविधाएं अपने सेविंग बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं उसके बेसिस पर ये प्राइवेट बैंक्स मिनिमम बैलेंस मांगते हैं। तो वहां पर ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है कि पहली बात तो यह कि मिनिमम बैलेंस क्या है, दूसरी बात है कि चार्जेस क्या लगा रहे हैं। जनरली सेविंग बैंक अकाउंट में कोई चार्ज नहीं लगता। अगर आपने चेक बुक ली और या फिर वो कहते हैं कि 1 महीने में या 3 महीने में एक चेक बुक आप लेंगे तो चार्ज नहीं लगेंगे, लेकिन कई बार बैंक्स बताते नहीं है लेकिन चार्ज लगाते हैं। तो ये भी समझना जरूरी है कि आप चेकबुक का कितना इस्तेमाल कब करेंगे और कितनी चेकबुक मांगेंगे बैंक से तो उस पर चार्ज लगेगा।
तो ये एक खास बात है कि आजकल अगर आप अकाउंट खोलने जाएं तो आपको बैंक एक पूरा का पूरा पैकेज ऑफर करते हैं, जिसमें आपको चेकबुक है, डेबिट कार्ड है, ऑनलाइन अकाउंट है, अगर फोन बैंकिंग करना चाहते हैं तो उसके पासवर्ड है, ये सारी चीजें आपको एक साथ दी जाती है। लेकिन आप कह रहे हैं कि कहीं कहीं कुछ कुछ सर्विसेज चार्जेबल हो सकती हैं, इसका आप जरूर ध्यान रखें। और अगर आप नो फ्रिल्स अकाउंट खोलते हैं जहां पे जीरो बैलेंस है तो शायद आपको सारी सेवाएं, सारी सुविधाएं मुफ्त ना मिले, या उनके लिए आपको अलग से पे करना। हाँ, जो नॉर्मल आजकल सेविंग बैंक अकाउंट में क्या क्या मिलता है आपको? एक चेकबुक मिलेगी, एक एटीएम कार्ड मिलेगा, एक इंटरनेट बैंकिंग। मैं एक काम करता हूँ, मैं लिख कर बताता हूँ क्या क्या एक नॉर्मल आप सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाने जाएं तो आपको क्या 4 चीजें लेनी चाहिए। चेकबुक सबसे पहला, ये आपको मिलनी ही चाहिए ताकि आप किसी को भी चेक इश्यू करना चाहें तो कर दें। अब आपको पैसे अगर निकालने हैं तो आप बैंक में न जाएं, उसके लिए और बैंकिंग आवर्स का इंतजार न करें, उसके लिए आपको एक एटीएम कार्ड मिलना चाहिए। ये हो गया दूसरी चीज। तीसरी बात है इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग की लॉगिन आईडी और पासवर्ड, ताकि क्या है, अगर आपको छोटे मोटे कामकाज करने हैं, नेट पर यूज करना है, तो आपको चेकबुक का भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, चेक बैंक में डालने की भी जरूरत नहीं, आप इंटरनेट पर ही ट्रांजेक्शन कर सकें। और आजकल जो एक और बड़ी चीज पॉपुलर हो रही है, वो पॉपुलर हो रही है मोबाइल बैंकिंग। न सिर्फ आप इंटरनेट पर अपने कंप्यूटर से कामकाज करें, बल्कि आप चाहें तो मोबाइल से ही सारे ट्रांजैक्शन कर लें। तो ये जब आप एक किसी बैंक में सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो एंश्योर कर लें कि कम से कम ये 4 चीजें तो आपको मिल रही है। कभी बैंक ऐसा भी करते हैं कि सिक्योरिटी के लिहाज से वो आपको अगर कार्ड हाथ में देते हैं तो पासवर्ड आपके एड्रेस पे, जो आपने वेरीफाई किया है एड्रेस, वहां पे भेजा जाता है। वैसे ही इंटरनेट बैंकिंग के मामले में भी कुछ डिटेल्स आपको बाद में पोस्ट से भी भेजे जाते हैं, तो आपको ये बात करके तय कर लेना चाहिए ताकि आपको पता हो कि किस तरह से आएगा। एक और खास बात यह है कि जब आप अकाउंट खुलवा रहे हैं और आपने इंटरनेट बैंकिंग के लिए रजिस्टर किया है, अगर आप कुछ वक्त तक उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो पासवर्ड अपने आप बंद हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि आप उस समय के अंदर पासवर्ड हासिल करें, उसका कम से कम एक बार इस्तेमाल करें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आपको दोबारा ब्रांच में जाके उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक और बात प्रदीप जो मैं बताना चाहता हूँ कि चलिए ये तो आपकी बेसिक 4 चीजें मिल गई आपको किसी एक बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट के साथ, लेकिन कुछ प्रीमियम सेविंग बैंक अकाउंट भी होते हैं, उनके साथ कुछ एडिशनल चीजें मिलती है और वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। यहां पर आपको एटीएम कार्ड मिल रहा है पैसा निकालने के लिए, लेकिन एक कार्ड और होता है, वो होता है डेबिट कार्ड। इस पर आप इंटरनेट से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, खर्चा कर सकते हैं। तो जब आप हायर कैटेगरी के सेविंग बैंक अकाउंट के लिए जाते हैं तो आपको डेबिट कार्ड मिलता है। कई सारे बैंक्स ऐसे हैं जो डेबिट कार्ड की फैसिलिटी के साथ इंश्योरेंस कवर देते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कवर देते हैं, एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर देते हैं। तो इंश्योरेंस कवर भी कई सारे बैंक्स हैं जो आपको देंगे अगर आप हायर कैटेगरी के सेविंग बैंक अकाउंट के लिए जाएं। एक और बात जो कई बैंक्स देते हैं कि जो स्पेसिफिक सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, जैसे बच्चों के लिए, अब वो बोलेंगे कि ये किड्स का अकाउंट है आपके बच्चों के लिए, क्योंकि वो तो माइनर होंगे तो आप गार्जियन हैं, लेकिन उनमें आपके लिए कुछ ऐसी फैसिलिटी होगी कि उनको एजुकेशन के लिए कुछ उनके अलग तरीके से कुछ सेविंग की जाए, उसमें कुछ न कुछ उनको फायदा हो सके, वैसा होता है। सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग सेविंग बैंक अकाउंट होते हैं, महिलाओं के लिए अलग होते हैं। तो आजकल की बैंकिंग बड़ी कस्टमाइज हो गई है, जैसे आप हैं वैसा आपके लिए प्रोडक्ट तैयार है। बिल्कुल, तो आप उस हिसाब से एक प्रोडक्ट ले सकते हैं। हालांकि उसमें सारी बेसिक सुविधाएं वैसी होती हैं, लेकिन कुछ अलग तरह की लिमिट्स हो सकती हैं। या अगर बच्चों का अकाउंट है तो उसमें पेरेंट्स एक कोई ना कोई गार्डियन का नाम जरूर होता है, और साथ ही उस गार्डियन को ये पावर भी होते हैं कि वो उसके लिमिट वगैरह तय कर सके। बिल्कुल। कई बार लोग इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग में फर्क नहीं समझते हैं। फर्क ज्यादा है भी नहीं वैसे तो, दोनों में इस्तेमाल तो इंटरनेट का होता ही है, लेकिन इंटरनेट बैंकिंग में सिंपल चीज ये है कि जब आप कोई ट्रांजैक्शन बैंक की वेबसाइट पर जाकर कर रहे हैं, वहीं पर आप फंड ट्रांसफर कर रहे हैं, वहीं पर आप कोई पेमेंट्स कर रहे हैं अपने खर्चों का, मसलन आप अपने गैस के बिल भर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बिल भर सकते हैं, मोबाइल के बिल भर सकते हैं, अपनी इंश्योरेंस प्रीमियम भर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप इंटरनेट बैंकिंग के जरिए ये कर सकते हैं। वहीं मोबाइल बैंकिंग क्या है? मोबाइल बैंकिंग भी है वही ठीक इंटरनेट बैंकिंग की तरह, फर्क सिर्फ इतना है कि आप वो काम अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो ये एक सुविधा है कि आपको इंतजार नहीं करना है कि आप कब कहाँ जाकर आप इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करेंगे। चल रहे हैं, कार में बैठे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, मूव पर हैं, तुरंत आपने मोबाइल का इस्तेमाल किया, ट्रांजेक्शन कर डाले। तो लोगों को डर ये जरूर लगता है कि कहीं कोई और हमारा अकाउंट का इस्तेमाल ना कर ले। अगर मोबाइल से होता है, मोबाइल गुम हो गया
तो कोई और ट्रांजैक्शन कर सकता है। लेकिन सिक्योरिटी के लिहाज से मेरे ख्याल से जो फीचर्स दिए जाते हैं उनको ध्यान में रखना बेहद जरूरी, क्योंकि कई बार ये होता है प्रदीप कि बैंक बार बार आपको मैसेज भेजते हैं, आप अपना ओटीपी, वन टाइम ट्रांजैक्शन का जो पासवर्ड होता है वो किसी को बताए नहीं, पिन नंबर किसी को बताए नहीं, आप अपने डेबिट कार्ड का डिटेल आप किसी को बताए नहीं। तो सिक्योरिटी की तो जिम्मेदारी हमारी अपनी है, बैंक तो अपने हिसाब से कर ही रहा है, तो कम से कम जो आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है अपने बैंक अकाउंट से रिलेटेड, अपने डेबिट कार्ड से रिलेटेड, अपने एटीएम कार्ड से रिलेटेड, जो आपकी पिन है, जो आपके वन टाइम पासवर्ड बैंक से आते हैं, वो सब कभी किसी को न बताएं, ये बेहद जरूरी है। और यहाँ पर कुछ लोगों को आदत होती है कि वो अपने डेबिट कार्ड के पीछे ही अपना पासवर्ड लिख देते हैं। सबसे बड़ी गलती वही है, ताकि किसी को डेबिट कार्ड मिले तो पासवर्ड ढूंढने में परेशानी ना हो और ये वो पैसे निकाल सके। ये गलती नहीं है, ये ब्लंडर है। बिल्कुल। तो इससे तो कम से कम आपको बचना ही जरूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल आप जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें आरबीआई ने ऐसे नियम बनाए हैं कि कोई भी चीज एक स्टेप से वेरीफाई ना हो, उसके 2 या 3 कम से कम 2 स्टेप होते हैं। जैसे अगर आप एक इंटरनेट पे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आप पहले अपना एक इंटरनेट का पासवर्ड डालते हैं, उसके बाद आपके अपने डेबिट कार्ड के पीछे एक ग्रिड बना के दिया जाता है, उसके नंबर्स मांगे जाते हैं या ऐसी डिटेल्स मांगी जाती हैं जो कि उस अकाउंट में ना हो। तो अगर आप दोनों को एक साथ रखेंगे तभी आपको फ्रॉड होने की आशंका होगी। या आजकल जो किया जा रहा है कि आप इंटरनेट पे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं लेकिन आपको वन टाइम पासवर्ड आपने बताया वो आता है, तो वो आपके फोन पे आएगा। तो अगर किसी को आपका ऑनलाइन का पासवर्ड मिल जाए, उसके हाथ में फोन नहीं है, तो जब तक वन टाइम पासवर्ड नहीं आता वो ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले जिस तरह की बैंकिंग होती थी, जिसमें पर्सनलाइज्ड बैंकिंग, यानी कि मैं बैंक में गया तो मुझे बैंकर्स पहचानते हैं, आप बैंक में गए तो पहचानते हैं, और पता है यही अनिल सिंह है, यही प्रदीप पंड्या है, ये पैसे निकालने आए तो इन्हें दे दी जाए, राइट। वो जमाना चला गया। आजकल आपकी पहचान है अकाउंट नंबर, शायद नाम भी नहीं, अकाउंट नंबर। तो जब आपकी पहचान किसी एक नंबर से है तो फिर उस नंबर को सेफ सिक्योर रखना भी आप ही की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। तो वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमसे पूछ सकते हैं, इस नंबर पर हमें फोन करें। साथ ही हमारी वेबसाइट pehlakadam.in पर भी आप जा सकते हैं। स्वागत है आपका एक बार फिर। तो हमने बात की 2 तरह के अकाउंट, सेविंग बैंक और करंट अकाउंट, और उनके साथ क्या क्या चीजें आपको वेलकम किट के तौर पे मिलती हैं। लेकिन वेलकम के तौर पे एक और चीज मिलती है बैंक से, बहुत सारे सवाल। आखिर बैंक हमारे बारे में इतना सब कुछ क्यों जानना चाहता है? किसी भी आदमी को लगता है जब वो अकाउंट खुलवाने जा रहा है तो अपना पैसा रखेगा, निकालेगा, उसके लिए बैंक को इतने सारे प्रूफ्स, इतने डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इसलिए जरूरी है कि ताकि जो पैसा आप जमा करा रहे हैं तब जानना जरूरी नहीं, जब बैंक वापस आपको दे रहा है तब आप ही को दे रहा है ना। अगर वो आपको पहले अच्छे से नहीं समझेगा, जानेगा, तो फिर पता चला कि प्रदीप पांड्या की जगह अर्नब पांड्या पैसा लगे। तो इसलिए ये जानना बेहद जरूरी। तो एक प्रोसेस है अकाउंट खुलवाने की, वो जो फॉलो की जाती है, उस प्रोसेस में आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है, केवाईसी जिसे हम पॉपुलर कहते हैं, नो योर क्लाइंट फॉर्म, नो योर कस्टमर फॉर्म। उसमें कुछ बेसिक डिटेल्स बैंक मांगता है। सबसे पहले तो पैन कार्ड। अब ये बड़ी दिक्कत की बात है कि जिन लोगों के पास पैन कार्ड नहीं है उनके लिए अकाउंट खुलवाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। आई थिंक जनधन योजना में बिना पैन कार्ड के अकाउंट खोला जा रहा है। तो अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं भी है तो शायद वहां आप अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन पैन कार्ड एक पहली रिक्वायरमेंट है। दूसरा, आपका आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए।
कि मैं अनिल सिंघवी हूं, तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा कुछ प्रूफ देकर कि मैं ही अनिल सिंघवी हूं। और तीसरा आपके फोटोग्राफ चाहिए 2, और चौथा आपका एड्रेस का प्रूफ चाहिए। तो ये 4 बड़ी रिक्वायरमेंट है जो मैं हमारे दर्शकों को लिख के बता दूं कि पहले तो पैन कार्ड होना चाहिए आपके पास, और दूसरा फोटो, और तीसरा आपको आइडेंटिटी प्रूफ ये आप दे दें, और चौथा आपको जो देना है वो है एड्रेस प्रूफ। और बाकी जो इनमें प्रदीप सारे ये देने के बाद जो फॉर्म है केवाईसी का, नो योर कस्टमर का, वो फॉर्म भरना पड़ता है। उसमें बेसिक डिटेल्स है, सारे एड्रेस वगैरह, आपकी उम्र, आपकी डेट ऑफ बर्थ, वो सारी चीजें, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर। लेकिन हाँ, आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। चाहे तो पासपोर्ट दे दें, ड्राइविंग लाइसेंस दे दें, आधार कार्ड दे दें, पैन कार्ड की कॉपी दे दें। बेसिकली आइडेंटिटी प्रूफ का मतलब है कि वो प्रूफ जिस पर आपकी फोटो लगी है, और फोटो वैसी होनी चाहिए जो आप जैसे हैं उससे मिलती जुलती। तो वो एक आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए ताकि बैंक आपको पहचान सके। साथ ही जो एड्रेस प्रूफ चाहिए वो इसलिए कि बैंक आपके साथ कम्युनिकेट कर सके। तो अगर आपने आधार कार्ड बनवाया और उस वक्त आपकी, चूंकि वो आइडेंटिटी और एड्रेस दोनों का प्रूफ उस वक्त होता है अनलेस कि आप अपना घर बदल लें, तो वो दोनों प्रूफ के काम भी तो ये कि आप पासपोर्ट दे दें जहां पर सेम एड्रेस और आपका फोटो भी है। इससे बढ़िया कोई चीज हो नहीं सकती, क्योंकि जनरली हिंदुस्तान में हम ये मानकर चलते हैं कि सबसे मुश्किल काम अगर कुछ है तो वो पासपोर्ट बनवाना है। और पासपोर्ट बनाने के पहले अथॉरिटीज, चाहे वो पुलिस हो चाहे पासपोर्ट की अथॉरिटीज हो, वो इतनी जांच पड़ताल करके सारे डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं, तो लोग मानकर चलते हैं कि ये शायद फुल प्रूफ डॉक्यूमेंट है। तो अगर आपने पासपोर्ट दे दिया तो आपके दोनों काम हो गए। नहीं तो एड्रेस प्रूफ के लिए ऑप्शंस काफी हैं। आप राशन कार्ड दे सकते हैं, आप गैस बिल दे सकते हैं, आप टेलीफोन का बिल दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे सकते हैं, और अगर आपके पास पहले से कोई बैंक अकाउंट है तो उसका भी बिल दे सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, ये सारी चीजें हैं, ये आप दे सकते हैं। बिल्कुल। तो ये 2 प्रूफ खासतौर पे आपको बैंक अकाउंट खोलने के लिए देने हैं। और जब भी ये आप अपना घर बदलते हैं, आपका एड्रेस बदलता है, तो उसका अपडेट करना भी जरूरी है। और इन दिनों ज्यादातर बैंक ये कोशिश करते हैं कि आपको साल में एक बार रिमाइंडर दिया जाता है कि आप अपने नो योर कस्टमर की जरूरत फिर से पूरी करें, अपने एग्जिस्टिंग एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिर से दें। यस, तो उससे आपका अपडेशन हो जाता है। ईमेल आईडी बदला तो भी आप बता दें, ताकि आपके बैंक स्टेटमेंट आप इंतजार न करें कि पोस्ट से कब आएंगे, कुरियर से कब आएंगे, आपको डायरेक्टली ईमेल मिल सकती है। और जब भी बदलाव हो तुरंत ट्रैक हो जाते हैं। इनफैक्ट आजकल तो बड़ा आसान हो गया है। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको कुछ करना नहीं है, जाएं साइट पर आप मेंशन करें कि मेरा एड्रेस चेंज हो गया है, उतना ही काफी होता है। तो बड़ा आराम से काम हो जाता है। पहले की तरह नहीं कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगे, 2 बार ब्रांच में जाना पड़े। मुझे तो याद ही नहीं आता कि मैं पिछली बार बैंक ब्रांच में कब गया था। बिल्कुल। और इनफैक्ट अब एड्रेस की भी जरूरत बैंक को है नहीं। शायद अगर आने वाले दिनों में बैंक एड्रेस की चिंता करना बंद कर दे तो भी बेहतर होगा। बिल्कुल, और शायद जरूरत ही ना पड़े जब सब कुछ इंटरनेट पे होना है और हार्डली ब्रांच की जरूरत। अच्छा, दूसरी बात एक और इंटरेस्टिंग है कि सपोज मेरी ऑफिस कहीं एक जगह है, घर कहीं दूसरी जगह है, लेकिन मैं किसी भी ब्रांच में जाकर ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ। ज्यादातर ब्रांचेस अब ये सब फैसिलिटी देने लगी है, तो फिर उसमें बहुत ज्यादा अहमियत नहीं रखती आपको। हाँ, बैंक में ही होना चाहिए, अलग अलग ब्रांचेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। एटीएम कार्ड्स भी आप चाहें तो एटीएम आपके पास एसबीआई का, जाकर एचडीएफसी बैंक के एटीएम में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कैश विड्रॉ कर सकते हैं। भले वो महीने में 5 बार का रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन फैसिलिटी तो है ना। तो ऐसे में बैंक्स में ट्रांजेक्शन करने को लेकर जो फ्लेक्सिबिलिटी अब आ गई है वो काफी बेहतर है। तो ये ध्यान में रखने वाली बात जरूर है कि आपके खुद के बैंक में एटीएम ट्रांजैक्शंस की एक लिमिट है। वो लिमिट भी मेट्रो और नॉन मेट्रो शहरों में अलग अलग है। बैंक्स के बीच में वो अलग अलग हो सकती हैं। दूसरे बैंक का अगर आप एटीएम यूज कर रहे हैं तो उसकी लिमिट अलग है। और अगर आप 3 बार या 4 बार जो भी लिमिट है उससे ज्यादा करते हैं या 5 बार, तो आपको हर एक ट्रांजैक्शन पे पैसे देने पड़ेंगे। यहां तक कि आप अगर किसी दूसरे बैंक के एटीएम में जाकर अपना अकाउंट बैलेंस भी चेक करते हैं और वो उस लिमिट के पार हो जाता है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। और ये 2 अलग अलग ट्रांजैक्शन है, ये समझना चाहिए। ये बड़े हिडन चार्जेस। और ये आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि कई लोग है ना सोचते हैं मैंने तो कुछ पैसा तो निकाला ही नहीं, खाली बैलेंस ही तो चेक किया है, लेकिन एक ट्रांजैक्शन काउंट, वो ट्रांजैक्शन काउंट होता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। ये छोटे छोटे चार्ज कभी कभी भारी पड़ जाते हैं, लेकिन इन सबको करने के बाद एक और बात है जो ध्यान में रखनी है, वो है कि जब आप अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं तो आप कौन सा अकाउंट खुलवा रहे हैं। क्या वो आपका सिंगल अकाउंट है, यानी कि मैं अनिल सिंह हूं तो क्या मेरे ही नाम का अकाउंट है, या ज्वाइंट अकाउंट है, मेरा मेरी वाइफ का हो सकता है, मेरा मेरे बच्चों का हो सकता है, या मेरा मेरे पेरेंट्स के साथ ज्वाइंट अकाउंट हो सकता है। और भी कुछ और तरीके हैं।
आइदर और सर्वाइवर, यानी कि 2 जनों का अकाउंट एक साथ खुले, उसमें से एक जना ऑपरेट कर सकता है, दोनों ऑपरेट कर सकते हैं, दोनों में से अगर किसी की डेथ हो जाए तो वो ऑपरेट कर सकता है। 2 से ज्यादा अकाउंट लोगों के भी एक साथ अकाउंट खुल सकते हैं, जॉइंट अकाउंट ही 3 लोगों के, 4 लोगों के, वो भी एक अलग तरीका है। तो अलग अलग आपको किस तरह का अकाउंट चाहिए, वो सारी फैसिलिटीज है आज की तारीख में। बिल्कुल। और सबसे इम्पोर्टेंट बात लेकिन जो आप कह रहे थे कि आपको कैसे आपका बैंक पहचानेगा, तो पहचान तो आखिर सिग्नेचर से ही होती है। एब्सोल्युटली। और एक और बात, जब आप पूरा जो प्रदीप करें, जो पूरा फॉर्म भर दें, लास्ट में अपना ऑटोग्राफ देना न भूलें बैंकों के, भाई मेरा काम हो गया और ये मेरा सिग्नेचर है, चलिए। लेकिन उससे पहले एक बात और, उससे पहले आपका एक नॉमिनेशन का एक कॉलम होता है। नॉमिनेशन का मतलब ये है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग सोचते हैं जरूरत क्या है, लोग ये सोचते हैं कि मैं तो अमर हूं, कभी ऊपर जाऊंगा नहीं, लेकिन वैसा नहीं, बैंक ऐसा नहीं मानता और आपको भी नहीं मानना चाहिए। तो एक नॉमिनेशन का कॉलम है, यानी कि अगर आपको कुछ हो जाए, डेथ हो जाए, तो आपके बाद आपका पैसा किसको मिले। अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो नेचुरली जो सेकंड होल्डर है उनको जाने वाला है, लेकिन ज्वाइंट अकाउंट नहीं है, और अगर ज्वाइंट अकाउंट होते हुए भी आप किसी और को पैसा देना चाहते हैं, तो फिर आप उनका नाम लिख दें कि भाई मेरे बाद मेरा पैसा इनको मिले। तो ये एक छोटा सा काम है, खाली एक नाम लिखना है। लोग आलस कर जाते हैं क्योंकि नॉमिनेशन कंपलसरी नहीं है, तो फिर बाद में इतने डिस्प्यूट हो, पीछे वाले को इतनी मेहनत करनी पड़े, थोड़ी सी मेहनत आप कर लीजिए, नाम लिख लीजिए। अगर ज्यादा क्लेमेंट्स हो किसी भी मामले में, अगर मान लीजिए किसी के 2-3 बच्चे हों, उनके बीच झगड़ा हो सकता है, बीवी और बच्चों के बीच झगड़ा हो सकता है, ना भी हो तब भी बैंक को तो बड़ी फैसिलिटी है, बैंक को भी आराम है, आपको भी आराम है कि भाई पीछे किसको पैसा देना है। लेकिन फिर क्लेम करना भी आसान होगा अगर नॉमिनेशन है तो। अदरवाइज फिर बैंक को आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, प्रूफ करना होगा। बिल्कुल। और क्योंकि नॉमिनेशन है तो बैंक पूछेगा ही नहीं कि भाई आपकी रिलेशनशिप क्या है क्या नहीं, बस आपको बोला है तो हम देंगे, सिंपल। तो ये कुछ एक छोटी छोटी चीज है जिनका अगर आप ख्याल रखें तो बैंक अकाउंट खोलना और ऑपरेट करना आपके लिए आसान हो जाएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और अगर आपको कोई भी बात समझ में ना आई हो तो आप हमसे सवाल पूछिए, हमें हमारे नंबर पर फोन करें, और साथ ही हमारी वेबसाइट pehlakadam.in पर भी आप जा सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, आगे लेंगे आपके सवालों के जवाब। स्वागत है आपका एक बार फिर, और अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। हमें काफी सारे सवाल जो एक आ रहे हैं वो इस बारे में है कि बच्चों का बैंक अकाउंट खोलते समय किस तरह का अकाउंट खोलना चाहिए,
कौन सी बातें यहाँ पर ध्यान में रखनी चाहिए? जाहिर है कि बच्चों को शुरुआत से ही बेसिक सिखाने की हम भी कोशिश कर रहे हैं, हम स्कूलों में जाके बच्चों की सेविंग की आदत डलवाने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे में बच्चों का अकाउंट, काफी सारे बैंक तो स्पेशल अकाउंट्स ऑफर करते भी हैं। बिल्कुल, एक बात तो जो आदत की आपने कही प्रदीप, वो बहुत जरूरी है। बच्चों का एक अकाउंट ऐसा होना ही चाहिए जिसमें पहला नाम उनका हो, ताकि जब चेकबुक उनके पास आए, पासबुक या बैंक स्टेटमेंट उनके पास आए, तो उन्हें लगे कि मेरा नाम ऊपर है। जाहिर सी बात है कि बच्चे हैं, छोटे हैं, माइनर हैं, तो किसी न किसी पेरेंट का, गार्जियन का नाम साथ में होगा, फादर या मदर का, और सिग्नेचर करने की अथॉरिटी भी पेरेंट्स के पास ही होगी। तो लेकिन उसको एक वो फील आती है कि ये मेरा अकाउंट है। फिर उसमें एक काम और करना चाहिए कि थोड़ा थोड़ा पैसा उनको दें और कहे कि जब तक महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, या उसकी बर्थडे पर, या कोई एग्जाम पास करे तो अच्छा जाओ बेटा ये पैसा जमा करवा के आओ तुम्हारे अकाउंट में। तो वो एक सेविंग की आदत जो बनती है वो बहुत कारगर है। जहां तक बच्चों के लिए स्पेसिफिक सेविंग बैंक अकाउंट का सवाल है, इसमें कोई डाउट नहीं, कई सारे बैंक्स हैं जो अलग अलग तरह के सेविंग बैंक अकाउंट बच्चों के लिए ऑफर करते हैं। लेकिन वैसे एज ए पेरेंट आपको देखना हो तो बच्चों के लिए सबसे बेहतरीन है कि रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोला जाए, जिसमें कि आप हर महीने ये फिक्स करें कि बच्चे के लिए इतना पैसा तो मैं हर महीने डालूंगा ही डालूंगा, एक नियत समय के लिए। तो मुझे लगता है बच्चों के फ्यूचर के लिहाज से, सेविंग के लिहाज से, अगर आपको एक कोई अकाउंट खोलना है, बैंक अकाउंट खोलना है, तो आरडी यानी कि रेकरिंग डिपॉजिट होना चाहिए, ताकि हर महीने उसमें पैसे जमा होते रहे और वो एक लगातार सेविंग करने की आदत बनी रहे। तो ये काफी जरूरी है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, बहुत ही सेफ है बच्चों का अकाउंट खोलना, वहां पे कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि गार्डियन के हाथ में होगा तो वो पूरी तरह से सावधानी बरत सकते हैं और उस लिहाज से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आप बच्चों के अकाउंट जरूर खुलवा सकते हैं बिना किसी खास चिंता के। जर्ना हमारे साथ सूरत से जुड़ रही है। जर्ना बताइए। जी, मुझे ये जानना है कि एड्रेस प्रूफ के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स पर नेटिव प्लेस का एड्रेस है। ऐसे में दिल्ली में अकाउंट शुरू करने में क्या मुझे कोई दिक्कत आ सकती है? जहां तक एड्रेस प्रूफ का सवाल है, इसमें कोई डाउट नहीं कि आपके पास कुछ न कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट तो होना चाहिए जहां का आप एड्रेस दे रहे हैं वहां का प्रूफ हो। अब दिक्कत ये काफी लोगों के साथ में है कि आप दूसरे शहर में जाकर अगर बसे हैं तो फिर क्या करेंगे। 2 तरीके हैं। पहला तो ये कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और उस कंपनी का एक कॉर्पोरेट अकाउंट किसी बैंक के साथ टाइड अप है, जैसे कि फर्ज करें आप एक किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक के साथ आप टाई अप करके रखें, आपकी कंपनी ने टाई अप करके रखा और उसमें आप सैलरी ट्रांसफर करते हैं, तब तो थोड़ा आसान काम है कि आपके ऑफिस के थ्रू एक अकाउंट खुल जाता है और आपके ऑफिस के एड्रेस से काम चल जाता है। लेकिन वैसा नहीं है, और अगर आप एक लोकल एड्रेस के साथ अकाउंट खुलवाना चाहें तो फिर दिक्कत ये कि आपके पास प्रूफ तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि आप किराए के मकान में रह रहे होंगे। अगर खुद का मकान है तब तो कोई दिक्कत नहीं, आप प्रूफ दे देंगे, सब काम हो जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि किराए का मकान है तो फिर एक फैसिलिटी बैंक देते हैं, वो ये कि आप अपना लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बैंक को भेजें। वो लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट जो कि रजिस्टर किया हुआ है सोसाइटी के अप्रूवल के साथ, अगर वो दें तो बैंक उसके बेसिस पर अकाउंट खोल देते हैं। लेकिन थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो जैसे कि उन्होंने पूछा कि दिल्ली में करना चाहती हैं, तो काफी सारे शहरों में और दिल्ली में भी लिव इन लाइसेंस एग्रीमेंट का रजिस्टर होना जरूरी नहीं होता आमतौर पे, जबकि मुंबई में हम देखते हैं कई, मुंबई में ज्यादा जरूरी 100% लोग रजिस्टर कराते हैं। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आसान होगा। और वहां पर हो सकता है बैंक्स कुछ ऐसे हों जो बिना रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के भी मान जाएं, क्योंकि वहां का उस सिटी का वो सिस्टम नहीं है। तो लेकिन एक चीज क्लियर है कि आपको अगर परमानेंट एड्रेस नहीं है उस पर्टिकुलर सिटी का है जहां आप रह रहे हैं, तो फिर कुछ न कुछ आपको एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट के तौर पर तो देना होगा, फिर वो एक रेंट एग्रीमेंट हो सकता है। ऐसे आजकल कोई खास फर्क नहीं पड़ता, आपका अकाउंट कहीं भी हो, हाँ, आप कहीं से भी ऑपरेट। हाँ, ये भी आपने बहुत अच्छी बात की। एक्चुअली अगर आपका जर्ना के लिए एक अच्छी बात है कि सूरत का एड्रेस है, किसी बैंक में सूरत में ही अकाउंट खुलवा लें। 8 पार बैंकिंग है, चाहे आप कहीं से भी करें, कहीं भी एटीएम कार्ड यूज करें, कहीं भी डिपॉजिट करें, तो फिर कोई फर्क भी नहीं पड़ता। बिल्कुल। और अगर आपकी सैलरी आनी होगी तो आपको उसमें सैलरी अकाउंट तो कंपनी खुलवा मिल जाएगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। पूजा हमारे साथ जुड़ी है अगला सवाल पूछने के लिए। पूजा बताइए, क्या है आपका सवाल? हेलो सर जी, मुझे जानना था कि क्या सभी बैंक के सेविंग्स अकाउंट पर जो मिलने वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एक जैसे ही होता है, और दूसरा ये भी जानना था कि वो हर बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होता है, तो इसमें हम कौन सा बैंक चुन सकते हैं? ये है, जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि सेविंग बैंक अकाउंट पे अब लिबरलाइज कर दिया है आरबीआई ने, सारे बैंक तय कर सकते हैं। लेकिन मुझे वाकई सरप्राइज होता है कि क्यों ज्यादातर बैंक 4% देते हैं। शायद एक बेस मानकर चल रहे हैं बैंक की,
इससे कम नहीं देंगे, नहीं तो शायद और नीचे चला जाता। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आपके लिए एक सिंपल चीज है, जहां ज्यादा मिले वहां रखिए पैसा। मोटा मोटी 4 से 5% के बीच में ज्यादातर बैंक सेविंग बैंक पर आपको पैसा देते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप थोड़ा ज्यादा बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं, या यूं कहें कि अगर आपको ऑन एन एवरेज 1 लाख रुपए बैलेंस रहता है, तो फिर आप हायर इंटरेस्ट रेट भी कमांड कर सकते हैं। और फिर ऐसे सोचिए कि कौन सा बैंक ऐसा है जो थोड़ा ज्यादा ब्याज दे रहा है। ऐसे ढूंढेंगे तो बहुत सारे बैंक मिल जाएंगे। तो बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। तो जब आप सेविंग बैंक अकाउंट खुलवा रहे हैं तो ये जरूर पूछिए कि ब्याज कितना मिलेगा। और अगर मैं कुछ ज्यादा बैलेंस रख सकती हूँ, जैसा पूजा जी अगर आप रख सकती हैं, तो फिर आपको ये बार्गेन करना चाहिए, पूछना चाहिए कि क्या मुझे अगर 1 लाख या इससे ज्यादा का अमाउंट में मेंटेन करूं तो क्या आप मुझे 6% ब्याज देंगे। ये हर बैंक से अलग अलग होता है, तो स्पेसिफिक कुछ नहीं है, लेकिन बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। तो दरअसल बैंक को ये पता है कि लोग बहुत ज्यादा वक्त नहीं देना चाहते अपने अकाउंट के मैनेजमेंट को, बहुत ध्यान नहीं देते। वरना इंटरेस्टिंग बात है कि जो बैंक आपको पूरे 2-2 महीने आप अगर अकाउंट में बैलेंस रखें तो 4% देते हैं। अगर आप वहां पे 15 दिन की एफडी कराएं तो वो 7% भी कभी कभी देने को राजी हो जाते हैं जब शॉर्टेज होती है। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने प्रदीप का। और कई सारे बैंक्स जो एडवांस सेविंग बैंक अकाउंट है ना, उनमें एक फैसिलिटी देते हैं, ऑटोमेटिक एफडी में ट्रांसफर करने की फैसिलिटी। यानी कि आपके पास एक्स अमाउंट, समझिए आपके अकाउंट में, सेविंग बैंक अकाउंट में 25,000 रुपए से ज्यादा का पैसा पड़ा हुआ है, और आप बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दे कि जैसे ही 25,000 से ऊपर का बैलेंस आए उसे आप 15 दिन की, 7 दिन की, 1 महीने की एफडी में ट्रांसफर कर दीजिए। बैंक एफडी में ट्रांसफर कर देगा। अगर समझिए आपने 1 महीने की एफडी में ट्रांसफर करने का एक उसे बैंक को कह रखा है, यानी कि 1 महीने की एफडी पे आपको मिलता है 6%, सेविंग बैंक में मिलता है 4%। अब फर्ज करें आपको बीच में पैसे की जरूरत पड़ गई 1 महीने के पहले, तो आप वो पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको ब्याज 4% मिल जाएगा। तो एक हायर इंटरेस्ट मिलने का जो ऑप्शन है एफडी में ट्रांसफर करने का, वो अवेलेबल है। पर सारे बैंक ये फैसिलिटी देते हैं वो जरूरी नहीं, सारे नहीं देते हैं, आपको मांगनी पड़ेगी। तो आपको पता लगाना चाहिए कि किस बैंक में ये फैसिलिटी है। ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर बैंक ये फैसिलिटी देते हैं ज्यादातर। अगर मेरे ख्याल से आप जाकर मांगे तो कोई बैंक कहेगा कि हाँ हम ये फैसिलिटी देते हैं। बस ये कि सबके टर्म्स कंडीशन अलग हो सकते हैं, समय कोई 7 दिन के लिए, कोई 15 दिन के लिए, कोई महीने या उससे ज्यादा के लिए, और ब्याज की दरें अलग अलग हो सकती है। बिल्कुल, तो ये जरूर आप ध्यान में रखें कि आप मांगेंगे तभी बैंक आपको इंटरेस्ट देगा। ये आपको ज्यादा देना किसे पसंद है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बैंक चाहता है कि आप कम से कम इंटरेस्ट ले, और इसलिए अगर आपके पैसे पड़े हुए हैं सेविंग बैंक में, चाहे लाखों पड़े हों, कभी आपको बैंक सामने से फोन करके शायद ही कहे कि इसको ट्रांसफर करिए। आजकल ये आपने अच्छी बात की। आजकल एक चीज में नोट कर रहा हूँ, वो ये कि अगर आपके बैंक अकाउंट में वाकई में बड़े पैसे पड़े हैं ना, तो फोन आता है बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर का। एग्जैक्टली, अलग अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में आपको डालने के लिए, एफडी में डालने के लिए, एफडी में डालने के लिए नहीं कहेंगे। बिल्कुल, ये बात सही है। सागर ने हमसे सवाल पूछा है अब अगला, लखनऊ से फेसबुक पे इन्होंने ये सवाल डाला है। पार्ट टाइम नौकरी करते हैं और बाकी वक्त में खुद का फूड स्टॉल चलाते हैं, तो क्या अपने कारोबार के लिए पैसे जमा कराने के लिए करंट अकाउंट शुरू कर देना चाहिए, ये जानना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता कि उन्हें करंट अकाउंट की जरूरत है। सेविंग अकाउंट से ही काम चल जाएगा, क्योंकि पहली बात है कि पैसे जमा कराने के लिए अकाउंट चाहिए, और जाहिर सी बात है कि फूड स्टॉल चलाते तो दिन के अंत में जो कुछ पैसा उन्होंने जमा किया है बिक्री करके, उसमें से जो उन्हें खर्चे निकालने, देने, जो भी पेमेंट करना है, वो करने के बाद बचा हुआ अमाउंट ही वो बैंक में डालेंगे। और दिन में मेरे ख्याल से 1 बार, ज्यादा से ज्यादा हो गया तो 2 बार। तो जब आपको बैंक को 1 या 2 बार इस्तेमाल करना है दिन में, तो फिर करंट अकाउंट क्यों किया जाए? क्योंकि करंट अकाउंट में आपको पैसे तो, कोई ब्याज तो मिलेगा नहीं। करंट अकाउंट में कई बार ये होता है कि आपको अकाउंट हैंडलिंग चार्जेस बैंक लगाता है। करंट अकाउंट में आप चेकबुक मांगे तो बैंक पैसे लेता है, अलग अलग तरह के चार्जेस हैं। तो फिर करंट अकाउंट क्यों खुलवाना है? सेविंग बैंक से ही काम को चला लीजिए, ब्याज भी मिलेगा, चार्जेस भी नहीं लगेंगे, ये ज्यादा बेहतर है। तो जहां पर आपको अपने बिजनेस के लिए कई अलग अलग पार्टीज को चेक में पेमेंट करना हो, रेगुलरली काफी पेमेंट आ रहा हो, जा रहा हो, वहां करंट अकाउंट चाहिए होता है। जहां चूंकि इनके बारे में हम कह सकते हैं कि इनका ज्यादातर जो ट्रांजैक्शन है वो कैश में होगा, किसी भी सप्लायर के साथ, वेंडर के साथ, जो भी शॉपिंग कर रहे होंगे, परचेजिंग कर रहे होंगे, तो इनको करंट अकाउंट की जरूरत यहां पर नहीं है। स्वागत है आपका एक बार फिर सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपके बैंक अकाउंट से जुड़े हुए सारे सवालों के जवाब हम देने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारे साथ मिस्टर गांधी इस वक्त जुड़ रहे हैं। गांधी साहब बताइए। सर, सबसे पहले तो पहला कदम की टीम को धन्यवाद कि एजुकेटिव इनिशिएटिव आप लोगों ने शुरू किया। सर, मेरे धन्यवाद कि आप इसमें जुड़े। सर, मेरे 2 सवाल है। एक तो है कि मेरा आईसीआईसीआई बैंक में एक अकाउंट है और पंजाब बैंक में एक अकाउंट है। मुझे आईसीआईसीआई बैंक
कोई ब्याज नहीं देता क्योंकि मेरा सैलरी अकाउंट है। और दूसरा एक सवाल है कि ऐसा कहा जाता है कि हर पर्सन के जिसे जो भी बैंक अकाउंट खोलना चाहता है उसका एक प्राइवेट सेक्टर में अकाउंट हो तो उसने पब्लिक सेक्टर में एक अकाउंट खोल के रखना चाहिए। ऐसा कुछ जरूरी है क्या सर? क्या कहेंगे? पहली बात तो है कि जो आपका सैलरी अकाउंट है, जनरली सैलरी अकाउंट में ब्याज इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि वहां जीरो बैलेंस की बात कही जाती है। कुछ एक सैलरी अकाउंट हो सकते हैं जहां मिनिमम बैलेंस की भी बात हो, लेकिन चूंकि ब्याज देना है या नहीं देना या कितना देना, ये आरबीआई फ्री कर चुका है, तो हर एक बैंक पर डिपेंड करता है। तो अगर आपको पता है कि आपका बैंक सैलरी अकाउंट होने की वजह से आपको ब्याज नहीं दे रहा है, तो फिर गांधी जी आपके लिए बड़ा सिंपल सा काम करना है। जिस दिन सैलरी आई उसी दिन ट्रांसफर कर दीजिए दूसरे अकाउंट में। एक क्लिक पर इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं या मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करिए, तुरंत ट्रांसफर हो जाएगी। तो आप सेम डे से ब्याज कमाना शुरू कर सकते हैं आपके दूसरे अकाउंट में। ये बड़ा आसान सा तरीका है जिससे ये ब्याज कमा सके। तो सिंपल चीज है। दूसरी बात ये कि पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक में पैसा रखने का सवाल है कि एक एक अकाउंट दोनों बैंक में हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको फैसिलिटीज के हिसाब से सोचना है तो आपको जो फैसिलिटीज अगर सरकारी बैंक में मिल रही है और आप उससे खुश है सर्विसेज से, तो वहां रख लीजिए। अगर आपको लगता है नहीं प्राइवेट बैंक आपको ज्यादा फैसिलिटी दे रहे हैं तो वहां चले जाइए। लेकिन कई लोग सेफ्टी के हिसाब से प्रदीप मुझे लगता है कि ये सोचते हैं। जहां तक सेफ्टी का सवाल है इसमें कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। पीएसयू बैंक्स हो या फिर प्राइवेट बैंक्स हो, कोई डूबने वाले तो होते नहीं है। बहुत कम चांसेस ऐसे दिखे हैं अब तक के इतिहास में, और आप शायद ज्यादा अच्छे से जानते हैं। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हिंदुस्तान में नहीं डूबा है। कोऑपरेटिव बैंक जरूर डूबे हैं और उसकी वजह यह है कि उन पर आरबीआई का पूरा कंट्रोल नहीं होता। और जो नियम है उसके मुताबिक कोई भी बैंक हो जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, वहां पे आपको 1 लाख रुपए तक का जो डिपॉजिट है वो इंश्योर्ड होता है। तो अगर आप 1 लाख रुपए से कम पैसा किसी बैंक में रखते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर हो पब्लिक सेक्टर हो, जिस दिन वो डूब जाए आपको उतने पैसे तो मिल जाएंगे, उसके ऊपर का हो सकता है आपके लिए रिस्क। हाँ वैसे, और अब तक ऐसे कोई बैंक डूबने के केसेस तो हुए ही नहीं है, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप निश्चिंत रहें, सिर्फ ये सोचें कि आपको कौन सा बैंक अच्छा ब्याज दे रहा है, कौन सा बैंक अच्छी फैसिलिटीज दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ जो प्रदीप ने कहा, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक होने चाहिए। अनशेड्यूल्ड बैंक या फिर जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वहां थोड़ा सा सावधान रहें, वहां बड़ा पैसा न रखें। हालांकि वहां भी कोई बहुत बड़ी रिस्क नहीं है, लेकिन क्यों लेना। हमारे लिए तो ये आसान है कि हम आमतौर पे जो लिस्टेड बड़े बैंक हैं हम उनको ट्रैक करते हैं, उन्हीं को उनमें ही हम अकाउंट खुलवाते हैं, उसके बाहर नहीं जाते। लेकिन आम आदमी के लिए अंदाजा लगाना मुश्किल होता है, यहां तक कि कौन सा बैंक शेड्यूल्ड है, कौन सा बैंक नहीं है, किस बैंक की कितनी क्या गारंटी है, कौन सा कोऑपरेटिव बैंक कितना सेफ है, ये सारे सवाल होते हैं। तो मेरे ख्याल से उसमें सबसे आसान तो तरीका यही है कि आप जो भी एक बड़ा बैंक आपके आसपास है, वो स्टेट बैंक ही ले लीजिए मिसाल के तौर पे, अगर वो आपको एक्स अमाउंट मान लीजिए 9% ब्याज दे रहा है और सामने कोई भी 10-11 देने को तैयार हो, तो उससे दूर ही रहे तो अच्छा है। बिल्कुल, क्योंकि कई बार वो कहते हैं ना हम कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपने जो पैसा डिपॉजिट किया उस पर ब्याज कितना आ रहा है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप प्रिंसिपल सेफ है। तो उस लिहाज से। और हाँ, एक और बात, जनरली जो बैंक होते हैं उनके नीचे लिखा रहता है, जब बैंक का नाम आप किसी पेपर पे देखेंगे या अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर देखेंगे तो उसमें नीचे लिखा हुआ आएगा ये शेड्यूल्ड बैंक है या नहीं है। तो उससे भी आपको अंदाजा लग जाएगा। नहीं तो आप तो बैंक में जाकर सवाल पूछ ही सकते हैं, भाई आप शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है ना, तो खोलिए ना अकाउंट, नहीं तो मत खोलिए। बिल्कुल। राकेश जी का सवाल लेते हैं यहाँ पर। इन्होंने भी हमें फेसबुक पे अपना सवाल भेजा है। कानपुर से मुंबई काम के सिलसिले में आए हैं, पत्नी वहीं रहती है, ऐसे में कानपुर में शुरू किए जॉइंट अकाउंट का फायदा यहाँ से उठा सकते हैं या नया अकाउंट खोलना होगा? मेरे ख्याल से नया अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है। अगर आपका बैंक एनीवेयर बैंकिंग दे रहा है, जनरली आजकल के सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और काफी तक सारे बड़े पीएसयू बैंक्स भी एनीवेयर बैंकिंग की फैसिलिटी देते हैं और जॉइंट अकाउंट है, फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं। नया अकाउंट क्यों खुलवाना? नया अकाउंट खुलवाएंगे, नया पेपर वर्क हो, फोटो दो, आईडी प्रूफ दो। अच्छा, मुंबई में आईडी प्रूफ कहां से लाएंगे, भारी काम है। इससे बढ़िया वही अकाउंट चलने दीजिए ना, क्या दिक्कत है। और सबसे अच्छी बात यह है कि फोन पे रोमिंग लगता है, डेबिट कार्ड पे नहीं। ये भी बिल्कुल सही पॉइंट है। तो आसानी से करिए काम। हालांकि इंटरनेशनल रोमिंग वहां भी लगता है, आपको कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं फॉरेन एक्सचेंज हैंडलिंग के, तो 1-2% अगर आपने कहीं अमेरिका जाके या कहीं विदेश में जाके स्वाइप किया तो दिक्कत है। देश के अंदर कहीं भी आप अपना कार्ड स्वाइप कीजिए या उस कार्ड से आप पैसे निकालिए, उस पर जो नियम है वो हर जगह सेम है, उसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते, इसलिए लोकल अकाउंट जरूरी नहीं है। और अब अगला सवाल लेते हैं। बिजल हमारे साथ हैं फोन लाइन पे। बिजल बताइए।
मुझे ये जानना है कि एक समय में कितने बैंक अकाउंट हम रख सकते हैं? मेरे ख्याल से जितनी आपके वॉलेट में जगह हो पासबुक रखने की या कार्ड रखने की। जितने चाहें बिजल आप उतने अकाउंट रखिए, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बस ये सोच लीजिए कि आप कितने हैंडल कर पाएंगे, कितना पेपर वर्क कर पाएंगे, कितनों को प्रूफ दे पाएंगे, कितने फोटो दे पाएंगे, और कितने में मिनिमम बैलेंस रख पाएंगे, कितने का पता रख पाएंगे कि ब्याज कौन क्या रेट से कब दे रहा है। और अगर सब जगह मिनिमम बैलेंस की बात हुई तो ऐसे में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ अकाउंट रखने का कोई फायदा तो है नहीं। इनफैक्ट जितने लोग ज्यादातर अकाउंट रखते हैं ना, पर होता है कि एक्टिव तो एक ही रहता है, बिल्कुल, बाकी तो खाली नाम के लिए है कि भाई चलिए कोई एक सैलरी का अकाउंट, या अगर आपने जॉब चेंज किया तो पिछले एम्प्लॉय का चल रहा है वो चल ही रहा है। तो मैं तो ये कहूंगा उल्टा कि जो जरूरत नहीं है ना उसे बंद कराते चलिए, ज्यादा बढ़िया है। इनफैक्ट आजकल आप रिटर्न फाइल करने जाते हैं तो आपका सीए सारे अकाउंट के स्टेटमेंट भी मांगना होता है। सरकार ने कहा है आप सारे जितने बैंक अकाउंट हैं सबके नाम दीजिए, सबकी डिटेल दीजिए। अब हर साल आपको भरनी रही तो बेहतर है कि काम कोई ट्रांजैक्शन ना हो, और फायदा तो कुछ है नहीं। इनफैक्ट जिस एक अकाउंट में ज्यादा बैलेंस रखे वो ज्यादा फायदा है, बजाय कि 10 अकाउंट में कम बैलेंस रखें। बिल्कुल, तो ये आपके लिए बेहतर होगा कि आप जरूरत के मुताबिक ही अकाउंट रखें। कोई एक्स्ट्रा अकाउंट रखने से एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं मिलता। नीरजा जी है दिल्ली से हमारे साथ, और इन्होंने जो सवाल हमें भेजा है फेसबुक पे, सीनियर सिटीजन्स के लिए कोई सेविंग्स अकाउंट में क्या कुछ खास सुविधाएं होती हैं? बिल्कुल होती हैं। हाँ, ये बात सही है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए सबसे बड़ी सुविधा तो ये होती है कि उन्हें ब्याज ज्यादा दिया जाता है। जनरली बैंक आधा से 1% एडिशनल ब्याज देते हैं सीनियर सिटीजन्स को, ये एक बड़ी फैसिलिटी है। और इसके साथ ही जहां पर मिनिमम अकाउंट बैलेंस की जरूरत होती है वहां भी बैंक्स आपको रियायत देती हैं। यानी हो सकता है कि अगर आपको आमतौर पर 10,000 रुपए रखने की सीमा हो तो सीनियर सिटीजन के लिए वो कम हो जाती है। तो उस लिहाज से 10,000 से कम बैलेंस होने पर आपको पेनल्टी नहीं लगती 5,000 तक। लेकिन इस तरह की कुछ शिकायतें भी हमारे पास आती रहती हैं कि आपको खुद जाकर के बैंक को याद दिलाना पड़ता है कि मेरी उम्र 60 साल हो गई है। बैंक अपने आप ऑटोमेटिकली आपको इंटरेस्ट रेट के लिहाज से या दूसरी सुविधाओं के लिहाज से अपग्रेड नहीं करता। बिल्कुल, यानी कि जैसे आप सीनियर सिटीजन बनने की ओर पहला कदम रखें, बैंक को जाकर कह दें कि भाई मैं सीनियर सिटीजन हो गया हूं, अब मेरी ब्याज दरें बढ़ा दीजिए, मेरा मिनिमम बैलेंस कम कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, आप मांगेंगे बैंक पक्का देगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आप बैंक से जाकर के अपने सारी जो राइट्स हैं वो डिमांड करते रहें, बैंक को याद दिलाते रहें, ताकि आपको वक्त पे सारी सुविधाएं मिले। बैंक्स की सर्विसेज हालांकि हमारे देश में काफी अच्छी हैं, ये तो मानना पड़ेगा, लेकिन हाँ, अगर आप खुद से डिमांड नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपको सब कुछ ना भी मिले और बाद में आप क्लेम भी ना कर पाएं। और इसके साथ ही पहला कदम के इस हफ्ते में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते हम आपको बताएंगे कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क होता है।